नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 11th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। 11th में हमारा 5वां चैप्टर कार्य ऊर्जा एवं शक्ति चल रहा है और लास्ट वीडियो में हमने कार्य के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। लास्ट वीडियो में हमने कार्य को परिभाषित किया, कार्य के प्रकार देखे, विभिन्न स्थितियों के अंदर कार्य का फॉर्मूला देखा। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है ऊर्जा एनर्जी पर आधारित। इस वीडियो में सबसे पहले हम ऊर्जा को परिभाषित करेंगे, इसके मात्रक वीमा देखेंगे और अंत में ऊर्जा के विभिन्न रूप यहां पर देखेंगे, उनको परिभाषित करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो ऊर्जा पर आधारित है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल जाए। अब मैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिए, हमारी जो हेडिंग है वो है ऊर्जा एनर्जी। ऊर्जा होती क्या है? तो देखिए, ऊर्जा एक प्रकार से कार्य की मात्रा है। कार्य की मात्रा, कार्य करने की जो क्षमता है, कोई भी मशीन है, व्यक्ति है, उपकरण है, उसके द्वारा जो कार्य करने की क्षमता है उसी को हम ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहा जाता है। ओके, तो यही इसकी डेफिनेशन है। मैं आपके सामने रख देता हूं कि किसी उपकरण की, किसी व्यक्ति की, किसी मशीन की कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। चलिए देखिए क्या है डेफिनेशन। किसी उपकरण या हम कह सकते हैं व्यक्ति या हम कह सकते हैं मशीन के द्वारा कार्य करने की क्षमता, के द्वारा कार्य करने की क्षमता, करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहेंगे? ऊर्जा कहेंगे। देखिए, हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो कार्य की मात्रा है, कार्य का जो परिमाण है, उसी को हम ऊर्जा कहेंगे। तो देखिए, कार्य की मात्रा ऊर्जा के तुल्य होती है। कार्य की मात्रा ऊर्जा के बराबर होती है, ऊर्जा के तुल्य होती है, ऊर्जा के इक्वल होती है। आगे बात समझ में? यह आपको क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक। तो देखिए, इसका मतलब क्या हुआ है कि ऊर्जा किसके बराबर होती है, ऊर्जा किसके तुल्य होती है? यह है कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की जो क्षमता है, इसी को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहा जाता है। आगे बात समझ में? कार्य करने की क्षमता ही क्या है? ऊर्जा है। ओके, थोड़ा सा इसको हम क्लियर कर लेते हैं, धुंधलापन आ रहा होगा। थोड़ी क्वालिटी ठीक है जी, ठीक है। तो ऊर्जा का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, उपकरण, मशीन के द्वारा कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। ओके, अब यहां पर हम बात करेंगे कि ऊर्जा क्या एक सदिश राशि है, क्या यह अदिश राशि है? तो देखिए, ऊर्जा कार्य के तुल्य होती है। कार्य एक अदिश राशि है तो ऊर्जा भी कैसी राशि होगी? एक अदिश राशि होती है। ऊर्जा भी कैसी राशि है? ऊर्जा भी एक अदिश राशि है। ऊर्जा एक अदिश राशि होती है। ऊर्जा कैसी राशि है?
अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है, अर्थात इसकी कोई दिशा नहीं होती, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। अब यहां पर हम बात करेंगे ऊर्जा का मात्रक। चलिए, ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक, तो देखिए ऊर्जा के विभिन्न मात्रक हैं, एक एक करके इन सबको देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एसआई मात्रक। एसआई मात्रक, तो एसआई पद्धति में, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जो मात्रक है ऊर्जा का या कार्य का, वो होता है जूल। वो क्या होता है? जूल होता है। फिर देखें सीजीएस में मात्रक या सीजीएस मात्रक, तो इसका कार्य का या ऊर्जा का सीजीएस पद्धति में जो मात्रक है वो होता है अर्ग। इसके अलावा देखिए ऊर्जा के अन्य मात्रक भी होते हैं, उनको मैं आपके सामने रख देता हूं। वो अलग अलग स्थितियों के अंदर उनको हम यूज में लेते हैं। जैसे कैलोरी, ये ऊष्मा के मात्रक के रूप में यूज में लिया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ईवी से लिखते हैं, कैलोरी को CAL से लिखते हैं। ओके, तो कैलोरी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, इसको हम kWh से लिखते हैं, kWh। एक एक करके इनको समझें। जूल ऊर्जा का मात्रक है, किसके तुल्य होता है? देखिए जूल इसका स्टैंडर्ड मात्रक, एसआई पद्धति में मात्रक, एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है। अर्ग है वो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। इस जूल को मैं लिख सकता हूं, जूल, 1 जूल बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बात करते हैं एक अर्ग की, तो एक अर्ग होता है 1 किलोग्राम के स्थान पर आ जाता है ग्राम, मीटर स्क्वायर के स्थान पर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, बट्टे में सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन अर्ग एंड जूल। तो एक जो जूल है, एक जूल है, इसमें 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। एक जूल में कितना होता है? 10 की घात 7 अर्ग होता है। आ गई बात समझ में? एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। ओके, अब देखें और भी मात्रक है। कैलोरी, कैलोरी है वो ऊष्मा के मात्रक के रूप में यूज में लिया जाता है। तो देखिए एक जो कैलोरी होता है, एक कैलोरी ये 4.182 जूल के बराबर होता है। एक कैलोरी में लगभग 4.2 जूल होते हैं, कहीं 4.2 जूल। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये विद्युत ऊर्जा के मात्रक के रूप में यूज में लिया जाता है। विद्युत ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए एक जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी ऊर्जा होती है? 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल ऊर्जा होती है। और अंतिम जो ऊर्जा का मात्रक है वो है किलोवाट घंटा। ये विद्युत ऊर्जा के खर्च का मात्रक होता है। विद्युत ऊर्जा खर्च का मात्रक kWh से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल के। देखो विद्यार्थियों, इनमें से कुछ मात्रक आपने पहले पढ़े होंगे, कुछ के नाम सुने होंगे, आज यहां पर एकदम क्लियर कर लीजिए। ऊर्जा का या कार्य का मात्रक
MKS पद्धति में, SI पद्धति में जूल होता है और 1 जूल बराबर होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब यदि उसी ऊर्जा को हम CGS पद्धति के अंदर मापें तो उसको अर्ग में मापा जाएगा। 1 अर्ग बराबर होता है किलोग्राम की जगह ग्राम आ जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 1 अर्ग बराबर होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये हम पहले ही बता चुके हैं। 1 जूल किसके तुल्य होता है? 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होता है। देखिए यहां से आप ध्यान देना, मैं अब आपको बता देता हूं। देखो किलोग्राम की जगह में लिख सकता हूं 10 की घात 3 ग्राम और मीटर की जगह में लिख सकता हूं 100 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है। तो देखो 10 की घात 3 और 100 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 10 की घात 2 का स्क्वायर करेंगे 10 की घात 4, तो यहां से निकल जाएगा 10 की घात 7, 10 की घात 7 निकल जाएगा। तो 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग आ जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण है, कक्षा 11 के स्टूडेंट्स के बार बार यूज में आता, तो इसको दिमाग में, वैसे तो सारे के सारे काम के हैं, एक भी ऐसा मात्रक नहीं है, एक भी ऐसी राशि नहीं है जो आपके काम में नहीं आए, बार बार काम में आती रहती है। इसलिए इनको आज से ही दिमाग में फिट बैठा लीजिए, याद करें इनको। देखिए विद्यार्थियों, यदि चीजें याद नहीं हो रही या एक साथ इनको कैसे याद करें, तो एक पेज पर आप लिख ले। एक सिंपल सा तरीका है और तरीका देखो कितना आसान है। एक पेज ले, उस पेज के ऊपर जो जटिल चीजें हैं जो आपको याद करनी है, इस तरीके के आंकड़े हैं, तो उनको याद करना एकदम से याद नहीं होता, उसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए। तो इनको आप उस कागज पर नोट करें, सूत्रों को नोट करें, इस तरीके की वैल्यूज को नोट करें और अपने जेब में रखें और थोड़े थोड़े समय के पश्चात उनको देखते रहे कि भाई 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होता है, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। तो ये आप बार बार देखते जाएंगे, जब तक आप देखते जाइए, जब तक उस कागज को अपने साथ में रखें, 2 दिन 4 दिन, जब तक कि वो याद ना हो जाए। तो कंठस्थ याद कर लें, 1 कैलोरी में लगभग 4.2 जूल होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल ऊर्जा होती है। किलोवाट घंटा ये विद्युत खर्च का मात्रक होता है, 1 यूनिट के बराबर है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। तो 1 यूनिट किसके तुल्य होगी? 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल, मतलब 1000 वाट का कोई उपकरण 1 घंटे तक कार्य करता है तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा 1 kWh 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के इक्वल होती है। तो ये तो थे ऊर्जा के विभिन्न मात्रक। अब मैं यहां पर थोड़ा सा ऊर्जा की विमा, तो देखिए ऊर्जा की जो विमा है वो कार्य की विमा के समान ही होगी। ऊर्जा की विमा और कार्य की विमा क्या रहेगी? सेम। अब यहां पर आप ध्यान दें, ऊर्जा की विमा क्या होगी? मैंने आपको ऊर्जा का मात्रक बताया जूल, और एक जो जूल होता है वो 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता। तो इसी के अकॉर्डिंग इसकी विमा देखें क्या होगी। देखिए विद्यार्थियों, किलोग्राम के अकॉर्डिंग तो हो गई इसकी विमा m1, ओके, और मीटर के हिसाब से हो गई L2 और सेकंड के हिसाब से हो गई T2, ये हो गई। तो फाइनली ऊर्जा की विमा क्या आएगी? ऊर्जा की विमा चलिए देखेंगे आप, m1 L2 T-2, m1 L2 T-2, ये हमारे को प्राप्त हो चुकी है ऊर्जा की विमा। क्या प्राप्त हो चुकी है? ऊर्जा की विमा हमें प्राप्त हो चुकी m1 L2 T-2, ओके। तो ऊर्जा की विमा कार्य की विमा के समान ही होती है, दोनों की विमाएं सेम होगी। अब विद्यार्थियों हम ऊर्जा के कुछ रूप यहां पर देखेंगे, कौन कौन से प्रकार ऊर्जा के हो सकते हैं, उनकी हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी यहां पर प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं
ऊर्जा का जो सबसे बेसिक जो रूप है वह है यांत्रिक ऊर्जा, जिसे हम मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब तो वैसे यंत्रों की ऊर्जा, यंत्रों की ऊर्जा। तो यंत्रों के अंदर जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होती है। तो किसी उपकरण की स्थिति या गति के कारण से उसमें जो ऊर्जा मौजूद होती है उसी को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। तो किसी पिंड, उपकरण, मशीन की स्थिति और गति के कारण से संचित ऊर्जा। तो किसी, देखो ध्यान देना, किसी वस्तु ले सकते हैं या हम क्या ले सकते हैं, उपकरण या मशीन भी इसको कह सकते हैं। उपकरण की गति या स्थिति के कारण, गति या स्थिति के कारण संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? संचित ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। ओके, उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। विद्यार्थियों, ये जो यांत्रिक ऊर्जा है इसके दो पार्ट हैं। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार, कितने भाग होते हैं इसके? गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा शॉर्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी। दूसरा इसका जो प्रकार है वो है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इसको यू से लिखते हैं मोस्टली। ये जो गतिज ऊर्जा है ये किसी उपकरण की पिंड की गति के कारण होती है। किसकी वजह से होती है? गति के कारण। और स्थितिज ऊर्जा है ये उस पिंड, निकाय की स्थिति के कारण होती है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल देखें। गति के कारण से, जैसे नदी में पानी बह रहा है तो बहते हुए पानी के अंदर कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। सुनते जाइए आप, मैं लिख नहीं रहा हूं, केवल बता रहा हूं कि गतिज ऊर्जा गति के कारण से होती है। कोई वाहन गति कर रहा है, प्लेन गति कर रहा, बस गति कर रही है, पानी गति कर रहा है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। फिर स्थितिज ऊर्जा, कई स्थितियां ऐसी होती है कि उस स्थिति के अंदर भी उस निकाय में, उस वस्तु में एक ऊर्जा मौजूद होती है। जैसे हमारे पास में कोई स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को खींचकर ऐसे बड़ा कर दीजिए। ठीक है, हमने उसको खींचने में एक कार्य किया। स्प्रिंग को हमने क्या किया भाई? स्प्रिंग ऐसे थी, ओके, हमने इसको खींचकर इस तरीके से बड़ा कर दिया। ओके, खींचकर बड़ा किया तो हमारे द्वारा कुछ कार्य किया गया। वो जो कार्य है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। अब इसी स्प्रिंग के अंदर मौजूद है, जैसे ही छोड़ देंगे वापस सिकुड़ जाएगी। तो इस स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी है वो कौन सी है? स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, इसी प्रकार से जैसे आपके पास में कोई धनुष है तो धनुष की जो परतंजा होती है उसको खींचकर ऐसे कर ले, ऐसे कर लेंगे तो हमारे द्वारा कार्य किया गया, हमारे द्वारा किया गया कार्य उस धनुष और धनुष वाला जो निकाय है उसके अंदर संचित हो जाता है। उसके अंदर क्या हो जाएगा? संचित हो जाएगा। और जैसे आपके पास में ये बाण है, इसको ऐसे करके यहां से ऐसे छोड़ दें तो वही जो स्थितिज ऊर्जा है इस बाण को गतिज ऊर्जा प्रदान कर देती है। ओके, जैसे आपकी छत के ऊपर कोई टंकी है, पानी वाली टंकी है, अब उससे पानी है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है, तो उसके अंदर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा मौजूद है। जैसे ही नल खोलेंगे पानी नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो स्थिति के कारण से जो एनर्जी मौजूद होती है उसको हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो सकती है, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा हो सकती है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा हो सकती है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो सकती है। तो स्थितिज ऊर्जा विभिन्न रूपों में हो सकती है, जबकि गतिज ऊर्जा का एक ही फॉर्मूला होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे भी। ठीक है, तो ये तो थी यांत्रिक ऊर्जा। ये कौन सी ऊर्जा है? यांत्रिक। इसके बारे में, गतिज ऊर्जा के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब देखो प्रकाश ऊर्जा, ये आपने 10वीं में पढ़ा है,
प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब ऊर्जा है ये तो हम भी जानते हैं, जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। जो क्या उत्पन्न करता है? दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करेगा? दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। दृष्टि संवेदना का मतलब क्या हुआ? जिसकी वजह से वस्तुएं दिखाई दे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जिसकी वजह से वस्तुएं दिखाई दे। जिसकी वजह से वस्तुएं दिखाई दे, उसी को हम कह रहे हैं दृष्टि संवेदना। उसी को क्या कह रहे हैं? दृष्टि संवेदना कह रहे हैं। ओके, तो प्रकाश क्या है? ऊर्जा है, जिसके कारण से हमें वस्तु दिखाई देती है। यदि किसी भी वस्तु को देखना है तो उस वस्तु के ऊपर प्रकाश डालना पड़ेगा। उस वस्तु के ऊपर क्या डालना पड़ेगा? प्रकाश डालना पड़ेगा। आगे बात समझ में? हो सकता है वो प्रकाश सूर्य का प्रकाश हो सकता है आप किसी टॉर्च से डाल रहे हैं या कोई आग जला रहे तो वहां से भी प्रकाश क्रिएट हो सकता है। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जिसकी वजह से वस्तुएं हमें दिखाई देती। ये कक्षा 10 में भी इसके बारे में आपने बेसिक जानकारी प्राप्त की होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कौन सी ऊर्जा? ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा को भी हम प्रकाश ऊर्जा जैसे ही परिभाषित करेंगे। प्रकाश ऊर्जा क्या थी? जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करे। ध्वनि ऊर्जा क्या है? जो श्रव्य संवेदना उत्पन्न करे, जिसकी वजह से सुनाई दे। इसकी वजह से हमें सुनाई देता, वो है ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा क्या करती है? माध्यम के कणों में कंपन क्रिएट कर देती है। माध्यम के कणों में क्या करती है? कंपन उत्पन्न कर देती है। तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्वनि भी क्या है विद्यार्थियों? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करेगी? जो सर्वे संवेदना उत्पन्न करती है। जो क्या उत्पन्न करेगी विद्यार्थियों? सर्वे संवेदना उत्पन्न करती है। सर्वे संवेदना उत्पन्न करती है। तो सर्वे संवेदना जिसकी वजह से सुनाई दे, जिसकी वजह से सुनाई देता है, वह ध्वनि। उसी को हम क्या कह रहे हैं? उसी को ध्वनि कह रहे हैं। उसी को क्या कहा जा रहा है? ध्वनि कहा जा रहा है। ओके, देखिए ध्वनि क्या करती है? ध्वनि माध्यम के कणों में कंपन उत्पन्न करती है। ध्वनि माध्यम के कणों में क्या उत्पन्न करेगी? माध्यम के कणों में कंपन क्रिएट करती है। कंपन उत्पन्न करती है। ओके, क्या आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। सीधी सीधी सिंपल सी डेफिनेशन हमने आपके सामने रखी है। अगली है रासायनिक ऊर्जा। केमिकल एनर्जी क्या है? तो रासायनिक अभिक्रियाओं से उत्पन्न ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा कहेंगे। कुछ रसायन होते हैं उनके अंदर ये एनर्जी मौजूद होती है। जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो वो क्रिएट होगी, उत्सर्जित होगी। तो सीधी सी सिंपल सी डेफिनेशन है, रासायनिक अभिक्रियाओं से उत्पन्न ऊर्जा, रासायनिक अभिक्रियाओं, रासायनिक अभिक्रियाओं से उत्पन्न ऊर्जा, उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? रासायनिक ऊर्जा कहेंगे। कि जो भी रसायन है उसके अंदर क्या रहेगी? ये ऊर्जा मौजूद रहेगी। और जब ऊर्जा बाहर निकलती है तो उसको तो हम बोलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी। कुछ ऐसी अभिक्रियाएं भी होगी जिनको हमें ऊर्जा देने की जरूरत
बढ़ेगी तो उन अभिक्रियाओं को हम ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। ये आपने कक्षा 10 में पढ़ी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो पार्ट है वो है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का युग चल रहा है, तो सोलर एनर्जी, सोलर का मतलब हो गया सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। तो सूर्य के प्रकाश से जो एनर्जी प्राप्त हो रही है उसको हम सौर ऊर्जा कह रहे हैं, सोलर एनर्जी कह रहे हैं। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा, प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? सौर ऊर्जा कहलाती है, सौर ऊर्जा कहलाती है। ये क्लीन एनर्जी का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता, साफ सुथरा काम है और लगातार ऊर्जा प्राप्त होती रहती है, क्योंकि सूर्य के ऊपर नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं होती है। कौन सी अभिक्रियाएं हो रही है? नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं, और वहां से अपार मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जिससे हमें सोलर एनर्जी प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है? सोलर एनर्जी प्राप्त हो रही है। ओके, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। अगला पार्ट क्या है? नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये है किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद न्यूक्लियों के मध्य संचित ऊर्जा, या हम ये कह सकते हैं नाभिकीय अभिक्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा। तो देखिए ध्यान देना, दो परिभाषाएं मैं यहां पर देने जा रहा हूं। परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में देखो क्या होता है? परमाणु के नाभिक में न्यूक्लियोनों के मध्य संचित ऊर्जा, न्यूक्लियोनों के मध्य संचित ऊर्जा, न्यूक्लियोनों के मध्य संचित ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? नाभिकीय ऊर्जा कहेंगे। क्या कहा जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा कहेंगे, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। एक और डेफिनेशन देखें, नाभिकीय अभिक्रियाओं से उत्पन्न ऊर्जा, नाभिकीय अभिक्रियाओं, नाभिकीय अभिक्रियाओं से उत्पन्न ऊर्जा, नाभिकीय अभिक्रियाओं से उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? नाभिकीय ऊर्जा कहेंगे। ओके, ये जो नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन सा है? पहला जो प्रकार है वो है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। इसमें भारी नाभिक हल्के नाभिक में टूटता है। दूसरा जो प्रकार है वो है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। तो देखिए नाभिकीय जो अभिक्रियाएं होती है वो दो प्रकार की होती है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? भारी नाभिक, भारी नाभिक हल्के नाभिक में टूटता है, भारी नाभिक हल्के नाभिक में टूटेगा, हल्के नाभिकों में टूटेगा। में जब टूटता है तब वहां पर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, तो उसको हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? हल्के नाभिक आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, हल्के नाभिक आपस में मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं, हल्के नाभिक आपस में मिलकर, आपस में मिलकर, आपस में मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं, भारी नाभिक बनाते हैं, भारी नाभिक बनाते हैं।
भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। ओके, तो हल्के नाभिक आपस में मिलेंगे और एक भारी नाभिक का निर्माण करेंगे, तो उसको हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। सूर्य और तारों के ऊपर कौन सी अभिक्रियाएं होती है? नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं होती है और अपार ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ओके, फिर देखें आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, कि किसी पदार्थ के अंदर मौजूद अणुओं की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या है? आंतरिक ऊर्जा है। किसी पदार्थ के अणुओं की, किसी पदार्थ के अंदर अणुओं की ऊर्जा, अणुओं की ऊर्जा, और देखो ये जो ऊर्जा है ये किस रूप में रहेगी? ये है गतिज ऊर्जा के रूप में। अणुओं के बीच में कौन से रूप में रहेगी? गतिज ऊर्जा के रूप में। ये उनकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में रहेगी। ठीक है, ये रह सकती है कंपन के रूप में। किस रूप में रह सकती है? कंपन ऊर्जा के रूप में। कंपन एक तरीके से गतिज का ही प्रकार है, लेकिन कई जगह पर इसको सेपरेट कंपन ऊर्जा के रूप में भी कह देते हैं। तो आंतरिक ऊर्जा, अणुओं के अंदर की ऊर्जा की बात चल रही है। फिर देखें विद्युत ऊर्जा, यह है आवेशों के मध्य संचित ऊर्जा। आवेशों की गति या आवेशों के मध्य, आवेशों के मध्य संचित ऊर्जा, आवेशों के मध्य संचित ऊर्जा, या हम कह सकते हैं आवेशों की गति के कारण ऊर्जा। आवेशों की गति के कारण ऊर्जा, गति के कारण जो ऊर्जा होगी उसको हम कहेंगे विद्युत ऊर्जा। क्या कहेंगे? विद्युत ऊर्जा। तो ये आवेशों के बीच में मौजूद रहेगी, आवेशों की गति के कारण से ये ऊर्जा क्रिएट होती है। फिर देखें उष्मा, देखो ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है जो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। उष्मा क्या है विद्यार्थियों? एक प्रकार की ऊर्जा ही है। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकार की ऊर्जा है जो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है, निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। ये एक्चुअल में क्या करती है? अणुओं में कंपन क्रिएट करती है। ये उष्मा क्या करने वाली है? अणुओं में जो भी निकाय है उसके अणुओं में कंपन उत्पन्न करने का कार्य करती है। ओके, तो यह है उष्मा, और उष्मा को हम आने वाले समय में डिटेल से भी पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने ऊर्जा क्या है, कितने प्रकार की होती है, मात्रक विमा यहां पर देखे समझे। नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है उसमें हम गतिज ऊर्जा के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। गतिज ऊर्जा क्या है, कार्य ऊर्जा पर में भी अगले वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। गतिज ऊर्जा और संवेग में रिलेशन भी अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।